तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, क्या आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं एवं 2027 में आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही आपको जिस जिस प्रश्न का जवाब पहले से पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो साथियों, चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। फटाफट बताना है साथियों कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन से जूल, थर्ड ऑप्शन से कूलम, फोर्थ ऑप्शन से एम्पियर। तो यहाँ पे विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आवेश का रेखिक घनत्व क्या है। तो आवेश का रेखिक घनत्व बताना है। तो क्यू बाय एल, या फिर क्यू बाय ए, या क्यू बाय भी, या क्यू बाय एल, फटाफट बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बार बार रिपीटेड है। तो साथियों, इसके लिए ज़्यादा ये लोड नहीं लेना है। आपको ऑप्शंस, डबल ऑप्शंस वहाँ बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। यहाँ मिस से प्रिंट आउट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा क्यू बाय एल, यानी कि यहाँ पे ए एन डी दोनों ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। तो सुनिए, कौन सा n का मान संभव नहीं। यह जो है ना, यह सवाल किससे है? तो यह सवाल क्वांटमीकरण से है। तो वही है क्वांटमीकरण। क्या है? तो आवेश सतत ना होकर आवेश का जो पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे पूर्ण गुणज मतलब क्या? पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट में मतलब नहीं आएगा। तो 4 भी आपका यहाँ पूर्ण है, 8 भी पूर्ण है, लेकिन 4.2 यानी कि पॉइंट में, दशमलव में नहीं आएगा। जब भी ये प्रश्न पूछे तो सीधा दशमलव जो नहीं आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? फटाफट बताइएगा मेरे साथियों कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। अगर आप जवाब जान रहे तो जवाब चैट सेक्शन में जरूर देंगे। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा 80 होता है, या फिर 60 होता है, 1 होता है, या फिर 42.5 होता है। तो यहाँ पे पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? तो 80 होता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि व्यतिकरण की घटना का मुख्य कारण क्या होता है। तो व्यतिकरण के घटना का मुख्य कारण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन से आपका कालांतर, उसके बाद सेकंड ऑप्शन से आय में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन से आपका कि वेग में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन से है तीव्रता में परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि कालांतर में परिवर्तन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर, इसमें किसके कारण घटना होती है? तो कालांतर के कारण होती है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक या यूनिवर्सल तर्क द्वार है। फटाफट बताना है कौन सा जो है ना तर्क द्वार जो है सार्वजनिक या यूनिवर्सल तर्क द्वार है, लॉजिक गेट है। तो यहाँ पे फटाफट बताइएगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कौन सा सार्वजनिक या यूनिवर्सल तर्क द्वार है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नैंड गेट, यानी कि यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसकी क्या इकाई होती है ट्रांजिस्टर की? ओम होती है, या फिर आपका एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, या कोई नहीं इनमें से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन से आपका धारा, सेकंड ऑप्शन से है प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन से है विभवांतर, और फोर्थ ऑप्शन है आवेश। तो यहाँ पे विभव मापी से क्या मापा जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि विभव मापी से क्या माना जाता है, तो मापा जाता है तो विभवांतर मापा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? याद रखिएगा साथियों, जब भी कोई गोली दर्पण को पानी में डुबा देंगे तो उसका उसका क्या पूछ रहा है? उसकी फोकस दूरी। तब जब भी किसी गोली दर्पण को जो है ना पानी में डुबा देंगे तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत आवेश या फिर विद्युत तीव्रता? तो फटाफट बताइएगा कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग याद रख लीजिए, विद्युत विभव नहीं है, तो विद्युत विभव भी नहीं है, विद्युत धारिता भी नहीं है, उसके बाद विद्युत आवेश भी नहीं है, तो विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F/Q को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, वह जो है ना ड्राफ्टिंग यानी कि अपसरित होते हैं यानी कि औसत होते हैं। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? तो किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, मतलब कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा वह जो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जब किसी ओमीटर को शंट से किया जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी ओमीटर को जो है शंट किया जाता है तो तो किया जाता है ना, तो उसका परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? यह पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, वह जो है ना प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह किसके द्वारा दी गई थी? यह जो है ना आपका हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किसकी तरह करते हैं, मतलब किसके तरह करते हैं? डायोड का उपयोग जो है ना मुख्य रूप से किसकी तरह करते हैं? तो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, हम जो है ना उसका उपयोग किसके तरह करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा रिएक्टिव फायर की तरह। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि पी के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है पी अर्धचालक में? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, पी अर्धचालक में जो है ना हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, किसकी? तो संवेग की यानी कि मोमेंटम के। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि आदर्श ओमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि आदर्श ओमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा शून्य होता है। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है?
तो आप लोग फटाफट चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा किसके हैं, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा एम्पियर घंटा जो है ना, यह जो है ना किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण का मुख्य कारण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंद्रधनुष का मुख्य निर्माण का मुख्य कारण होता है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा साथियों। आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई क्या हो जाएगा, आघूर्ण का एसआई मात्रक बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए पी बराबर QQL। यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत लग रहा है। यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक कूलम और लंबाई का मीटर। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो यहाँ पे कूलम मीटर नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब आप लोग याद रख लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा सौर ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा चांदी। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह कौन सी राशि समान रहती है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा किसका रहता है, तो विभवांतर का। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है। तो निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1 होता है। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत वाहक बल यानी कि EMF की इकाई क्या है। तो विद्युत बल यानी कि विद्युत बल वाहक बल यानी कि EMF की इकाई क्या है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा EMF की इकाई क्या है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या है, तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी यानी कितनी होती है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा यह जो है ना आपका 0 होती है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि दूरी का। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लेंस की सामान्य फोकस दूरी कितनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लिए जो लेंस की सामान्य फोकस दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कितनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, या फिर आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सामान्य सामान्य नेत्र लेंस के लिए जो है ना फोकस लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर
या आपका हो सकता, आप इसको कह सकते हैं 20 mm होती है, क्या होती है, या फिर 20 mm। अगर आपको ऑप्शन में 20 mm दिखे तो आप उसको भी लगा कर सकते हैं, 100% सही होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, फाइ से सूचित करते हैं। फाइ बराबर ई ए होता है। तो यहाँ पे ई बराबर क्या, अगर एफ एफ बटा क्यों हो जाएगा, यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ई एफ बाय क्यू हो गया, और एम्पियर यहाँ पे क्षेत्रफल का ए हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फोर्स को किस में मापते हैं, तो न्यूटन में मापते हैं। उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे आवेश को कूलाम में, तो उसके बाद अब उसके बाद क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे टोटल हम लिख सकते हैं इस प्रकार, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा, या इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो यहाँ पे अन्य मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर है आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर होता है। बाकी अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोहा कैसा पदार्थ होता है। तो लोहा कैसा पदार्थ होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि लोहा कैसा पदार्थ होता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। अगर आप जवाब जानो तो जवाब चैट सेक्शन में देंगे कि लोहा कैसा पदार्थ होता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा लोह चुंबकीय, यानी फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी इसका पार्ट भी 40 क्वेश्चन का टाइम थोड़ा लॉन्ग होने के कारण और कुछ टेक्निकल इशू के कारण यह क्लास थोड़ा शॉर्ट रखा गया है। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग अपने मन से कितना इनमें से बना पाए ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।